हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो हमारी बेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, ये उसका लास्ट पार्ट होगा। तो इस लास्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि जो हमारे पास पूर्ति होती है, उस पूर्ति की अवधारणाएं क्या हैं। तो अवधारणाएं हम इसके अंदर देखेंगे और साथ में हम देखेंगे पूर्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, पूर्ति का नियम। तो ये क्या होता है, इसकी हम स्टडी इसके अंदर करेंगे। तो एक तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि व्हाट इज सप्लाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ति क्या है। पूर्ति क्या है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉ ऑफ सप्लाई, कि जो पूर्ति जो आपके पास पूर्ति का नियम है उसकी व्याख्या करें। डिस्कस द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि आप उन तत्व की यहाँ पर वो तत्व बताएं जो कि आपके पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा करें। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हमारे पास बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो इंट्रोडक्शन आता है, यानी कि इसके अंदर हम परिचय बताएंगे, कि परिचय के अंदर हमारे पास आएगा कि पूर्ति क्या होती है, तो आप ये बताएंगे। साथ में आप इसके अंदर थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन इसकी लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन के अंदर यानी कि जो इसकी व्याख्या आप करेंगे, उस व्याख्या में आप बताएंगे सबसे पहले कि जो आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई है, यानी कि जो पूर्ति है वो कितने प्रकार की होती है। पहले आप इसके अंदर बताएंगे इंडिविजुअल सप्लाई को, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत। ये हमारे पास होता है क्या, व्यक्तिगत व्यक्तिगत पूर्ति। उसके बाद हम बताएंगे मार्केट सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं बाजार पूर्ति। तो आप इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, आप इसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई को जो है आप बताएंगे, यानी कि जो पूर्ति का नियम है वो क्या है, उसकी अजम्पशंस यानी कि इसकी मान्यताएं क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बुक में दी हुई हैं, तो ये चीज़ आप बताएंगे। फिर इसके अंदर आप जो है ये जो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, ये जो हमारे पास टेबल दी हुई है, इस टेबल से आप लॉ ऑफ सप्लाई को बताएंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर कीमत जो है आपकी, जो कीमत है अगर वो ज़्यादा होती है तो हम पूर्ति भी क्या है, ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ इसके अंदर आप बताएंगे। तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से जो है एक जो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे। और कि हम ये भी बताएंगे कि आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है, उसी के कारण जो हमारे पास ऐसे जो सप्लाई कर्व है वो आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि आपका लेफ़्ट टू राइट होता है, यानी कि बाएं से दाएं ये क्या होता है, ऊपर की ओर। तो ये आपके पास सप्लाई कर्व होता है, जो कि आपका बताता है, इट्स शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कम्युनिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ये आपका क्या है, धनात्मक संबंध बताता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, कीमत और जो पूर्ति है उसके बीच में। तो ये हमारे पास आता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो आप इसके अंदर ये लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर आप बताएंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ति की कीमत लोच। तो पूर्ति कीमत लोच क्या है वो आप बताएंगे। इसके अंदर जो है हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या है, आप जब ये फॉर्मूला आप लिखेंगे तो इससे आपको पता लग जाता है कि जो पूर्ति की जो लोच है वो क्या है। तो वो आप लिखेंगे साथ में। उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर वो कौन कौन से साधन हैं, तो यहाँ तत्व हैं, साधन है जो कि
पूर्ति को प्रभावित करते हैं, पूर्ति की लोच को पूर्ति की लोच को क्या है, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को लिखेंगे, पूर्ति की, यहाँ पे लोच है, पूर्ति की लोच को क्या है, प्रभावित करते हैं। तो पहला इसके अंदर आता है नेचर ऑफ इनपुट और फैक्टर मोबिलिटी। नेचर ऑफ इनपुट का मतलब है यानी कि जो आप आगत इसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं उन आगत की क्या है, प्रकृति क्या है, तो वो आप बताएंगे। फैक्टर ऑफ मोबिलिटी यानी कि जो साधन हैं, जो आप उत्पादन के साधन का उपयोग कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा स्थानांतरित है, यानी कि कितने ज़्यादा उनको एक से दूसरे स्थान पर लिया जा सकता है। नेचुरल कंसिस्टेंस यानी कि जो आपके पास प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से इसके अंदर प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें आप इसके लिए अंदर लिखेंगे। फिर आपके पास रिस्क टेकिंग आता है कि आप जोखिम जो है वो कितना ले सकते हैं, तो जोखिम इसके अंदर आता है। नेचर ऑफ कम्युनिटी यानी कि जो आप वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है जिसकी आप पूर्ति करेंगे, तो उस वस्तु की प्रकृति आपको बतानी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन की लागत क्या है, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। साथ में आप इसके अंदर जो बताएंगे कि आपका जो समय यानी कि टाइम जो है वो कितना है, तो आप टाइम के बारे में इसके अंदर बताएंगे। तो यहाँ पे जो है टाइम आपका आप बताएंगे कि टाइप जो हमारे पास समय है वो 3 प्रकार का होता है। वेरी शॉर्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं देर, जो आपके पास अति दीर्घकाल या सॉरी अति अल्पकाल जो है हमारे पास वो होता है। फिर हमारे पास शॉर्ट रन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्पकाल, तो ये आप बताएंगे। उसका लॉन्ग टर्म जिसको हम बोलते हैं दीर्घकाल, तो आप इन तीनों के बारे में बताएंगे। जो हमारे पास सेवन्थ आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन की तकनीक है, उत्पादन की तकनीक आपकी किस प्रकार की होगी, तो वो आप इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो ये जो आपको अंतर बताना है किस किस के बीच में। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि आपका जो यानी कि ये आपका बताता है एक्सटेंशन यानी कि विस्तार को, और कॉन्ट्रैक्शन आपका बताता है किसको, संकुचन। संकुचन और सप्लाई आपकी पूर्ति यानी कि आपको पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन को आपको बताना है। दूसरा आपके पास जो आता है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई यानी कि वृद्धि और यहाँ पे है कमी, किसमें, पूर्ति में। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो एक्सटेंशन है यानी कि जो विस्तार है वो बताएंगे। तो विस्तार जो है पूर्ति में वो क्या है, तो उसको अगर हम बात करें उसकी, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो एक मिनट जी, इसके अंदर क्या है हमारे पास प्राइस दिया हुआ है। ये प्राइस है कि प्राइस जैसा आपका 1 से 5 हुआ तो वैसे ही आपकी जो क्वांटिटी है वो भी 1 से क्या हो गई, 5 हो गई, जो कि बताता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। तो ये बताता है किसको, एक्सपेंशन को, या आपकी एक्सटेंशन जो है उसको बताता है कि प्राइस ज़्यादा होते हैं तो जो आपकी सप्लाई है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे इसके अंदर दिखाया गया है। इसके लिए आप ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। और जो ये एरो है, ये एरो ही आपकी क्या है, एक्सटेंशन या जो आपके पास विस्तार है उस विस्तार को ये बताती है। तो ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम संकुचन बोलते हैं, तो संकुचन आप जो हमें बताता है कि अगर मान लीजिए किसी गुड के प्राइस कम होते हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या है, कम हो जाएगी। तो इसके लिए ये आता है हमारे पास और ये डायग्राम इसके अंदर बनता है। तो आप इसके अंदर बताएंगे कि अगर किसी गुड्स के जो प्राइस है वो कम होते हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, जो कि आपको बताता है संकुचन को। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट की वृद्धि, और जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आता है वृद्धि, किसके अंदर, पूर्ति के अंदर। तो सबसे पहले जो इसकी दो कंडीशन आती हैं, सेम प्राइस
मोर सप्लाई यानी कि समान कीमत, अधिक पूर्ति। कि जब कीमत आपकी क्या रहे, समान रहे, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, और जो आपके पास पूर्ति है वो ज़्यादा हो जाए। दूसरा आपके पास है लेस प्राइस सेम सप्लाई, यानी कि कम कीमत समान पूर्ति। तो ये दो स्थितियां इसके अंदर होती हैं जब आपके पास क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई यानी कि पूर्ति में वृद्धि की स्थिति हमारे पास होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टेबल ए की, तो ये टेबल आपको इस तरीके से बनानी है जहाँ पे आपको दिखाया गया कि प्राइस आपके पास क्या है, सेम है, यानी कि समान आपके पास कीमत है। लेकिन समान कीमत होते हुए भी पहले आप क्वांटिटी जो है यानी कि मात्रा आप 3 सप्लाई कर रहे थे, फिर आपने मात्राओं को बढ़ा के 4 कर दिया। उसी तरीके से ये तो आपके पास कंडीशन फर्स्ट हो गई। जो कंडीशन आप सेकंड पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो सेकंड जो है हमारे पास वो ये टेबल हमारे पास पड़ जाती है, जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि आपके प्राइस पहले 5 थे, लेकिन आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे कितनी, 3। फिर आपके पास प्राइस कम हो गए, लेकिन क्वांटिटी आप फिर भी कितनी कर रहे हैं, 3 सप्लाई आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम क्या है इसके अंदर दिखा सकते हैं। इसके लिए ये डायग्राम जो है आप इस प्रकार से डायग्राम आप बना सकते हैं, जो कि आपको बताता है कि पहले अगर 5 रुपये जो आपके पास प्राइस अगर हम रखते हैं, तो 5 रुपये प्राइस थे, तो पहले आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे थे, 3। लेकिन फिर 5 रुपये सप्लाई पे ही आपने क्या करा, तो सप्लाई है उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 4। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कीमत जो है वो आप 5 से आप 3 कर दें, ठीक, 5 से 3 आप कीमत कर दें, लेकिन सप्लाई आप फिर भी कितनी करें, 3 ही करें। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको क्या शो करता है कि सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। इसमें एक जो चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो सप्लाई में चेंज आता है, यहाँ पर जो है आपकी कीमत में परिवर्तन के कारण ये चीज़ें नहीं होती। जो आपके पास कीमत है उस कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होती, बल्कि जो आपके पास और फैक्टर होते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित वस्तु की जो कीमत है वो, उसके बाद जो कंज्यूमर है उसका जो टेस्ट यानी कि उसकी रुचि क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, उसकी हैबिट क्या है, वो तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ये निर्भर करती है। जैसे हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ आप चीज़ें वहाँ से भी इसके अंदर रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि आपकी जो पूर्ति है उसमें कमी क्या है, पूर्ति में कमी। कि आपकी पूर्ति में कमी कब होती है, जब आपके पास सेम प्राइस हो, लेस सप्लाई हो, यानी कि समान कीमत, यानी कि कीमत में परिवर्तन ना हो, लेकिन पूर्ति में क्या हो, कमी हो जाए, यानी कि कमी, या आप इसको लिखते हैं और क्या लिख सकते हैं, कम पूर्ति। दूसरा हम इसके अंदर लिख सकते हैं मोर प्राइस सेम सप्लाई, यानी कि ज़्यादा कीमत समान पूर्ति। तो ये चीज़ आप इसके अंदर यहाँ से कर सकते हैं। इसी को क्या है, जो इसकी यहाँ पे टेबल जो है उस टेबल को बनाया गया है। तो ये आपके पास टेबल है कि आपके पास पहली स्थिति क्या है कि आपके पास प्राइस सेम है, यानी कि 5 यानी कि, लेकिन आपकी जो पूर्ति है वो पहले से कम हो जाती है अगर प्राइस आपके सेम भी रहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपके जो गुड्स के प्राइस हैं वो आपके पास 5 से 6 हो जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी आप फिर भी सप्लाई जो है आप यानी कि पूर्ति जो कर रहे हैं वो समान, यानी कि 3 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो जो है एक तरीके से यहाँ पे काम नहीं करता, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ जो सप्लाई है वो हमें क्या बताता है कि आपका जो प्राइस है अगर वो ज़्यादा होता है तो सप्लाई आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास प्राइस कम है तो सप्लाई भी आपके यानी के पास जो आपके पास पूर्ति है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्थिति, अगर हम पहले की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कीमत आपके पास 5 है, लेकिन जैसे कीमत जो है आपकी जो है वो कीमत समान भी रहती है, लेकिन सप्लाई आपकी फिर भी कम हो जाती है। दूसरी स्थिति में क्या है कि आपके पास कीमत बढ़कर 5 से क्या होगी, 6, लेकिन आप सप्लाई क्या है फिर भी 3 ही कर रहे हैं। जबकि आपका होना क्या चाहिए था इस केस में कि जब आपके पास प्राइस 5 से 6 हुए तो सप्लाई भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, यह चीज़ आपकी नहीं होती।
इसके अंदर आप जो डायग्राम है वो डायग्राम आप बना के आएंगे, और ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये आपके पास ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप समझेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। उसके बाद जो हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट इज द मीन बाय द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि आप जो पूर्ति की लोच से क्या समझते हैं, पूर्ति की लोच से क्या समझते हैं, या पूर्ति की लोच क्या होती है, वो आप इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो लोच जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो आप डिग्री इसकी बताएंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आप ये जब क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि जो पूर्ति की लोच है वो क्या होती है। उसके बाद आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आप क्या है, इसकी 5 जो इलास्टिसिटी है वो जो है वो आप बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई आता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति, जहाँ पर आपकी जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये चीज़ आप बताएंगे, इसके अंदर ये डायग्राम जो है वो इस तरीके का आपके पास डायग्राम होगा। दूसरा होता है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, जहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो आपकी क्या है, ज़ीरो होती है, यानी कि आपकी इक्वल टू क्या है, ई एस जीरो के होगा। उसके बाद यूनिटरी यानी कि इकाई लोचदार, इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई लोचदार। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ जो आप याद रखेंगे ना, वो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई या क्वांटिटी, जो भी आप लिखें, और नीचे हमारे पास आता है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है। तो इसकी हेल्प से आप इलास्टिसिटी जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि जो लोच है वो आप ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे वो क्या है, कि जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये जो हमारे पास इस तरीके का जो ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसको सोल्व करके दिखाएंगे जो ये है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, जो नोट्स मैंने दिए हैं उसके अंदर ये पूरा मैंने सोल्व करके दिखा रखा है, तो वहाँ से आप इसकी स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से आप जो पूरा है इसको यहाँ तक सोल्व कर लें। तो इसकी पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है उसको आप स्टडी करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी कि इकाई से अधिक। तो ये डायग्राम आप इसके अंदर बनाएंगे जब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, 2 हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन यूनिटरी, यानी कि इकाई से कम। इकाई से कम, तो इसके लिए ये आप डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिफाइन सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, यानी कि आप इसके अंदर जो है परिभाषित करेंगे किसको, पूर्ति तालिका, कि पूर्ति की तालिका क्या होती है, और पूर्ति वक्र, यानी कि पूर्ति वक्र आपके पास क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे। साथ में आप बताएंगे एक्सप्लेन द ब्रीफली डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि आप इसके अंदर जो व्याख्या करेंगे वो व्याख्या करेंगे किसकी, डिटर्मिनेंट्स यानी कि निर्धारक, किसके, पूर्ति के। तो पूर्ति के जो निर्धारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप उसकी व्याख्या करेंगे। जो इसका इंट्रोडक्शन या जो इसका परिचय आप लिखेंगे उसके अंदर आप बताएंगे सप्लाई क्या होती है,
उसके बाद आप बताएंगे कि जो सप्लाई तालिका है वो क्या होती है और जो सप्लाई कर्व है वो क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और जो कर्व है आप वो बताएंगे, यानी कि जो आपके पास व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और वक्र क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जो आपके पास कीमत है वो किस प्रकार की होती है और जो ये आपके पास क्वांटिटी यानी कि जो आप पूर्ति करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, तो ये आपके पास कर्व इसका बढ़ जाता है। उसके बाद जो आप बताएंगे वो आप बताएंगे कि जो बाजार पूर्ति तालिका होती है वो क्या होती है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं बाजार पूर्ति तालिका, ये आप बताएंगे। और आप क्या बताएंगे, पूर्ति वक्र। यहाँ पे आप पूर्ति वक्र जो है वो बाजार पूर्ति वक्र है, बाजार पूर्ति वक्र, तो ये आप बताएंगे इसके अंदर। और इस प्रकार से ये आपके पास जो टेबल है वो इस प्रकार की टेबल बनती है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास इस तरीके का जो इसका कर्व है वो कर्व आप इसके अंदर बनाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिटर्मिनेंट्स की, तो इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जो इसके निर्धारक तत्व होते हैं वो क्या क्या हैं। ये क्या है, निर्धारक तत्व या निर्धारक साधन जो है आप इसको वो भी लिख सकते हैं, या आप इसको जो सप्लाई फंक्शन है यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूर्ति फलन, तो पूर्ति फलन क्या होता है तो आप वो इसके अंदर लिखेंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें एक एक करके इनकी, तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास गोल ऑफ फर्म, यानी कि जो आपके पास फर्म है, फर्म का लक्ष्य क्या है, तो वो आप बताएंगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास प्राइस ऑफ गुड, यानी कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत क्या है। थर्ड हमारे पास आता है प्राइस ऑफ इनपुट, यानी कि जो आप आगत यानी कि जो आप साधन यूज़ कर रहे हैं उनकी कीमत। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं तकनीक। फिफ्थ हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत। उसके बाद आता है एक्सेप्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक की अपेक्षा, उत्पादक की अपेक्षा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, सरकार की नीति, तो उसके बारे में आप बताएं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये चीज़ें इसके डिटरमिनेंट्स हमारे पास हो जाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं लागत का सिद्धांत। तो लागत का सिद्धांत जो है इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हमारे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम इसके अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन की लागत क्या होती है, उत्पादन की लागत क्या होती है वो आप बताएंगे। डिस्टिंक्स बिटवीन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो आपके पास स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताएं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे जो है वो स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर जो बताएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, यानी कि उत्पादन की लागत क्या होती है, लागत क्या होती है, कितने प्रकार की, आप इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं। साथ में जब आप इसकी जब एक्सप्लेनेशन आप स्टार्ट करेंगे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन करते वक्त आप एक है ना टेबल बना लेना, इस तरीके से आप एक ट्री के तरीके से आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप एक जगह कॉस्ट लिखेंगे और कॉस्ट लिखने के बाद
आप इसके अंदर जो है 3 टाइप की कॉस्ट इस तरीके से बता सकते हैं कि 3 प्रकार की लागतें होती हैं हमारे पास। यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट लिखेंगे, फिर आप एवरेज कॉस्ट लिखेंगे और एक आप मार्जिन कॉस्ट लिख लेना। उसके बाद आप बताना कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है वो हमारे पास होती है किसकी, FC, और ये VC दोनों होती हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से आपके पास जो AV होता है यानी कि जो AC यानी कि एवरेज जो कॉस्ट होती है हमारे पास, औसत लागत, वो हमारे पास होती है AFC। और जो हमारे पास AVC इसका जो एडिशन होता है वो होता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को बताएंगे और साथ में अगर आपको इनके फॉर्मूले भी याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें आप बता देंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर, तब आप बताएंगे कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट है यानी कि कुल लागत है वो स्थिर लागत और जो परिवर्तनशील लागत है उन दोनों का एडिशन होता है, यानी कि उन दोनों का जोड़ होता है। तो उसके लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम जो आप बताएंगे कि जो आपके पास AFC होता है वो ये होता है, AVC होता है वो ये होता है, और आप इसके अंदर जो है वो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका ये डायग्राम होता है, और एक ये डायग्राम आप इसके अंदर बना सकते हैं। इन सभी की एक्सप्लेनेशन जो है मैंने डिटेल में पहले दे रखी है, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। क्या आपको जो एक्सप्लेन करना है इन सभी के जो कंसेप्ट हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं कि ये जो सभी के कंसेप्ट हैं वो क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर आप पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कॉस्ट क्या होती है उसको आप बता दें, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप जब भूमिका लिखेंगे या जब आप इंट्रो लिखेंगे तो इसके अंदर आप क्या बताएंगे कि कॉस्ट यानी कि लागत आपके पास क्या होती है, या जिसको हम बोलते हैं उत्पादन की लागत। तो उत्पादन की लागत क्या होती है, उसके बाद अगर आपको परिभाषा आती है तो परिभाषा लिखें, वरना फिर उसके बाद जब आप व्याख्या करें तो व्याख्या करते वक्त एक एक जो है आप चीज़ों को आप बताएंगे कि स्थिर लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है, औसत जो स्थिर लागत है वो क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, और उसके बाद आप सीमांत जो लागत है वो क्या है। और इन सभी के जो हैं वो आप कर्व बनाएंगे, तो ये हमारे पास कर्व है, इस तरीके से आप इनके सभी के क्या है कर्व बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो क्या है कि व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट, यानी कि जो हमारे पास कुल लागत है वो क्या होती है, औसत लागत हमारे पास क्या होती है यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत हमारे पास क्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो इसके अंदर बनता है कि वाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप इन शॉर्ट रन। यानी कि जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अल्पकाल में औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो ये कारण आपको जो है इसके अंदर बताना है। तो जब हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो पहले आप बताएंगे कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, और उसके बाद जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो उसमें आप टोटल जो कॉस्ट है उसके लिए डायग्राम बनाएंगे, और इसके बाद जो है आप बताएंगे कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का क्यों होता है। तो इसका जो कारण है वो मैंने आपको, अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो आप उसके लिए ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आप ये बनाएंगे, और एक जो डायग्राम है आप मार्जिनल जो कॉस्ट है उसके लिए ये डायग्राम आप इसके अंदर बना सकते हैं। साथ में जो अगर हम बात करें इसके कारण की कि कि ये क्यों होता है, तो पहला इसका जो कारण है वो हमारे पास आता है इंट्रैक्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
कि जो बता रहा है एक पॉइंट के अंदर, वो बता रहा है कि जो आपके पास एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत जो लागत है, औसत लागत जो है आपकी दो लागतों से मिलकर बनती है। किस किस से? एक तो आपके पास जो स्थिर लागत है यानी कि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है उससे, दूसरा जो आपके पास परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत यानी कि जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों से मिलकर ये बनती है। तो इसके इंट्रोडक्शन के कारण होता है। दूसरा इसके अंदर जो है आप बी जो इसका कारण जो इसने बताया है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि जो आपके पास साधन के प्रतिफल, साधन के प्रतिफल जो है उसके कारण भी ये जो है यू शेप का होता है। इसकी डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन जो है बाकी लेक्चर्स में कर रखी, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी, यानी कि आपको बताना है कि जो आपके पास औसत लागत और जो सीमांत लागत है, क्या आपके पास जो औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। तो इस संबंध आपको इसके अंदर बताना है। तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे यानी कि जब आप परिचय देंगे तो उसके अंदर आप बताएंगे कि लागत क्या होती है, औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत आपके पास क्या होती है। फिर जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो उस व्याख्या के अंदर आप ये डायग्राम जो है वो आप बनाएंगे, ये कर्व, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिखेंगे। तो इसकी जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप तीन चीज़ों को लिखेंगे कि व्हेन एसी फॉल, यानी कि जब आपकी औसत लागत कम होती है, औसत लागत क्या है, कम होती है, देन एमसी इज लेस देन एसी। तो आपके पास जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत औसत लागत से, औसत लागत से कम होती है। दूसरा जो है इसके अंदर आता है व्हेन एसी राइज एमसी इज ग्रेटर देन एसी, कि जब आपके पास औसत लागत बढ़ती है। सेकंड हमें क्या बताता है कि जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास बताता है कि एमसी कट्स एसी एट इट लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो ये चीज़ इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये सारे जो कर्व हैं वो एक साथ आप बना सकते हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे आप याद रखेंगे वो ये है कि ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो एमसी यानी कि जो सीमांत लागत है वो आपकी जो औसत लागत है उसके न्यूनतम बिंदु यानी कि इस ई पॉइंट के ऊपर ये कट करता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये डायग्राम आप इसके अंदर और बना के आएंगे। ये जो डायग्राम है इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है मैंने पहले कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके पास वो आता है एक्सप्लेन वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आप इसके अंदर ये डायग्राम जो है आप इसके अंदर बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि आपको जो है विभिन्न
अल्पकालीन जो है कर्व जो है आपको बताने हैं कि विभिन्न अल्पकालीन कर्व क्या होते हैं। इसके अंदर आप जो जब इंट्रो लिखेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि लागत क्या होती है, उसके बाद अल्पकालीन जो लागतें हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो इसके अंदर आप बताएंगे। और एक इसके अंदर जो अब फिर आपको जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बताना है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट और उसके बाद आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि आपके पास औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, और जो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो आपके पास सीमांत लागत है उसमें क्या संबंध है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और इसके लिए जो आप डायग्राम बनाएंगे वो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये आप बनाएंगे। फिर आपके पास जो टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत का कर्व क्या होता है और आपके पास एवरेज कॉस्ट है उसका पास कर्व क्या होता है। फिर ये आप डायग्राम ये बनाएंगे और ये डायग्राम इसके अंदर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन है यानी कि आधुनिक जो आपके पास दृष्टिकोण है लागत का वो क्या है, तो उससे संबंधित ये है। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में 16 मार्क्स में नहीं आते हैं, तो आप इसको 16 मार्क्स के हिसाब से छोड़ भी सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी आप करते हैं तो ये दो डायग्राम इसके अंदर हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आधुनिक जो सिद्धांत है वो क्या है लागत का, तो उसके लिए आपका जो परिचय है वो आप बुक से देख सकते हैं। इसके अंदर जो आप कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उसके नाम जो हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आता है। जो हमारे पास एक जो क्वेश्चन हमारे पास है 9th क्वेश्चन, वो क्या बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से आप के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि जो आपके पास दीर्घकालीन लागत वक्र यानी कि यहाँ आप इसको कहें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। ये क्या है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या होता है वो आपको बताना है। वाई इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, यानी कि आप ये पूछा है कि दीर्घकाल में LAC यानी कि औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो ये चीज़ इसने क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर बताएंगे कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या होता है। उसके अंदर आप ये बताएंगे कि कितने प्रकार की जो है इसके अंदर कॉस्ट होती है, और फिर जो है आप इन जो ये दो हमारे पास कर्व हैं इन कर्व की हेल्प से इस क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन आप करेंगे। उसके बाद जो है इसके कारण भी आप बताएंगे कि आपके पास ये यू शेप का क्यों होता है। ये सारे जो आपके पास आंसर है वो आपको बुक में इसके आंसर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपसे पूछ रहा है कि अवसर लागत, ये हमसे पूछ रहा है अवसर लागत को परिभाषित, या आप इसको कह सकते हैं कि अवसर लागत की व्याख्या करें किसकी मदद से, तालिका और वक्र की मदद से। तो आपको बताना है कि जो आपके पास अवसर लागत है वो क्या होती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास क्या होती है वो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन करनी है। साथ में आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि इसकी जो आपके पास टेबल है वो टेबल आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार की टेबल जो है वो आप बनाएंगे इसके अंदर, और एक जो कर्व है आप इस प्रकार से इसका जो कर्व है वो बना सकते हैं। तो ये आप इस प्रकार से इसका कर्व बना देंगे। तो ये आपके पास जो है इस प्रकार से आपके सारे जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम में एक तरीके से मैंने कवर कर दिए हैं।
एक चीज़ जो आप याद रखेंगे कि जो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो आपके पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली आपके पास कोई भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपकी बुक जो है उसके अंदर जितने भी 16 नंबर के क्वेश्चन जो हैं बड़े क्वेश्चन हैं, या आपकी बुक में जो 2 2 मार्क्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके पास उत्पादन का नियम है वो क्या होता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी पूर्ति क्या होती है, व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, बाजार पूर्ति क्या होती है, व्यक्तिगत मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे और अगर हम बात करें कि अगर हम कॉस्ट में बात करें कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है जिसको हम बोलते हैं निहित लागतें, या एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो इस तरह प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 2 2 मार्क्स में। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।